Good afternoon, everyone. Today is 19th January, and we are back with yet another session of current newspaper analysis, that is CNA. Today, we would be discussing 5 important articles. Those 5 important articles have been selected after analyzing and understanding the requirements of the examination, especially mains examination. Prelims के लिए तो हम कवर कर ही लेते हैं मैगजीन वगैरह से, हम मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं कवर कर पाते हैं. तो हमारा अटेम्प्ट ये है कि सीएनए में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें भी हर टॉपिक में 5 कोर इश्यूज जो होता है उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें और उसी आर्टिकल से हम एमसीक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करें. सो आज जो 5 आर्टिकल डिस्कस करने वाला है उससे पहला है हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग. इंडिया में बहुत सीवियर इशू है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, स्पेशली इंटरनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड उसके बाद कन्विक्शन, ये बहुत मेजर कंसर्न्स है. सो वी विल डिस्कस दैट आर्टिकल. सेकंड इज अबाउट क्राइसिस इन एजुकेशन. ये एडिटोरियल है, इट स्प्रेड्स लाइट ऑन क्राइसिस दैट हैज बीन इवॉल्विंग इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन. ये हिंदू का एडिटोरियल है. थर्ड इज टॉप कोर्ट्स ग्रीन गवर्नेंस कॉज फॉर अनसर्टेनिटी. ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी के बारे में आर्टिकल है. फोर्थ इज जो यूएस है, ट्रम्प चाचा जो ग्रीनलैंड के बारे में कर रहे हैं डेनमार्क के साथ, खरीद लेंगे, कैप्चर कर लेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन, नाटो, इन सब के ऊपर क्या होगा. विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. And the last article is regarding a recent visit of Honorable PM to Assam. PM has inaugurated approximately 7,000 crore elevated corridor project in Kaziranga. तीन सारे पांचों आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. The first one is GS Foundation बैच. ये बैच उन बच्चों के लिए जिनके लिए बिल्कुल स्क्रैच से लेकर फाइनल रिजल्ट तक डिटेल में पढ़ाना होता है, उन बच्चों के लिए ये है. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है और इसके डिटेल जो है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एक्सेस कर सकते हो. ये क्रैश कोर्स है. क्रैश कोर्स इज मेंट फॉर दो स्टूडेंट जिनको इस साल यूपीएससी देना है और दे हैव लिमिटेड टाइम टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस. मतलब उन्होंने कहीं पढ़ रखा है, खुद होकर पढ़ रखा है और उनके पास 2-3 महीनों में पूरा सिलेबस कवर करना है और साथ में क्लियर भी करना है, सिर्फ रिवाइज नहीं करना है. तो उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. एक, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है. आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप और लेक्चर्स मिल जाता है. फिर प्रीलिम्स के लिए 10 स्मार्ट बुक्स है. 15,000 एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा. इसका लॉन्चिंग डेट जो है वो फाइनल नहीं हुआ अभी, बट उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इफ यू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. ऑलराइट, this was the 15,000 MCQ prefit initiative I was referring to. Prefit initiative जो है, it has two components. First is free component, that is 3,000 plus MCQ जो YouTube पे हर रोज डिस्कस किया जाता है, जिसमें 25 प्लस क्वेश्चंस एवरी डे डिस्कस होते हैं और हर रोज एक सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है. जो पेड पार्ट है दैट इज 12,000 प्लस MCQs. तो उस पेड पार्ट में 120 टेस्ट है और ये 120 टेस्ट जो है वो 30 ऐसे 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. फर्स्ट 30 टेस्ट आर इजी सेक्शनल टेस्ट, नेक्स्ट 30 आर मॉडरेट sectional test, and last 30 that is in that block are difficult 30 test. Once you have done these incremental difficulty level 30, the last 30 tests would include 10 full length tests of all subject, all sections with different difficulty levels.
देन देयर विल बी 10 टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कमीशन का, उसका सिमुलेशन होगा। एंड अनदर टेस्ट 10 है जो सी सैट के है। तो आपका ओवर इनकम्पासिंग सारा प्रिपरेशन एक टेस्ट सीरीज से हो जाता है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये आपको अगर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, इफ यू टेक इट, देन यू विल बी एबल टू कवर all of it including UPSC, स्टेट PCS एंड अदर SSC CGL जैसे अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो उसका भी GS का पूरा सेक्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। ऑलराइट, ये जो हम लोग CNA डिस्कस करेंगे उसका कंटेंट, उसका PDF एज वेल एज जो प्रीफिट का यूट्यूब लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं, वो ये सब ऐप के ऊपर अवेलेबल है और ये आपको आप इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। The first article is regarding child trafficking in India. ये हिंदू का मेजर आर्टिकल है, हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। पहले तो कंटेक्स्ट समझ लेता है। लगभग 2022 का जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, 2022 में लगभग 52,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। एंड बाकी देयर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पे रेस्क्यू नहीं हो पाया। ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में 8 से 9% इज रेस्क्यू रेट। मतलब अगर 1 लाख बच्चे अगर ट्रैफिक हो रहे तो उसमें 7 या 8,000 बच्चे ही रेस्क्यू हो पाते हैं, बाकी का कोई स्ट्रेस नहीं रहता। सेकंड, अगर मतलब स्टैगरिंग फिगर आपको बताऊं कि जो कन्विक्शन रेट है, मतलब जितने बच्चों को आपने रेस्क्यू कर लिया, जितने केसेस फाइल हुआ है, उसमें कन्विक्शन रेट जो है, मतलब फाइनली कितने % क्राइम में सजा होती है, दैट इज जस्ट 4.8%। मतलब अगर 100 केसेस रजिस्टर होते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के किसी के अगेंस्ट, तो उसमें से सिर्फ 5% है, 4.8% टू बी प्रिसाइज, सिर्फ 5% लोग हैं जिनको सजा मिल पाती है। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडिया में होता है वो 90% जो है वो इंटरनल ट्रैफिकिंग, मतलब देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैफिक किया जाता है, बेचा जाता है या कुछ होता है। 10% बाहर जाता है, बट 90% विद इन कंट्री है। और ये जो ट्रैफिक होने वाले जो बच्चे हैं उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इनके बच्चे ज्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा नंबर में। तो इतना अगर स्क्यूड सिचुएशन है तो उसको, इसका सोल्यूशन क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू वर्क ऑन द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया। ये GS का गवर्नेंस, एथिक्स एंड इंडियन सोसाइटी, इन तीनों सेक्शन में तो आता ही है सिलेबस, लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन में भी आता है। ठीक है, तो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड टॉपिक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया, दिस आर्टिकल एग्जामिन्स द परसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया डिस्पाइट लीगल फ्रेमवर्क्स, highlighting that gaps in prevention, rescue and rehabilitation and within interstate coordination, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है ना। इस आर्टिकल से हम क्या समझते हैं, की टेक अवे क्या हमें मिलता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इट कैनॉट बी टैकल्ड थ्रू रेस्क्यू अलोन। सिर्फ रेस्क्यू करके ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इशू टैकल नहीं हो सकता। फॉर दैट यू विल नीड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यू नीड प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज हु हैव डन इट। जैसे मैंने बताया सिर्फ 4.8% है कन्विक्शन रेट, एंड लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन वर्किंग ऑल टुगेदर। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से आपने बच्चों को मतलब रेस्क्यू कर लिया और उनको 3 महीने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में रख दिया, 9 साल के बच्चे को 3 महीने के लिए आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखोगे तो वापस सोसाइटी में कहाँ जाएगा। पॉइंट हियर इज यू विल हैव टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन व्हिच शुड इंक्लूड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन फॉर्मल मिलना चाहिए, एक्सेट्रा। सो इस आर्टिकल में हम 5 कोर इश्यूज देखेंगे which you will be able to understand and write in examination. एक फर्स्ट इश्यू जो है दैट यू नीड टू हाईलाइट इज स्केल एंड द इनविजिबिलिटी ऑफ द क्राइम।
इस क्राइम का स्केल बहुत बड़ा है और ये क्राइम इनविजिबल है. This child trafficking remains underreported. Why? Because of the fear, stigma, and weak detection at local levels. Second is socio-economic vulnerability है. जो फैमिलीज का ब्रेकडाउन होता है, जो गरीबी है, पावर्टी है, या जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, एंड लैक ऑफ स्कूलिंग, दिस इंक्रीजेस द चाइल्ड एक्सपोजर टू ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स. लेट्स से कि किसी गांव से कोई फैमिली 2 बैग लेके 2 बच्चे लेकर किसी गांव शहर में काम करने के लिए आते हैं, ना घर है, ना बचता है, ना कोई जान पहचान वाला है. ऐसे बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है. पावर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. लैक ऑफ स्कूलिंग, स्कूल से अगर वो बाहर है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर बड़ा फैमिली से किसी को भगा दिया था या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ है जिससे वजह से फैमिली ब्रेकडाउन हुआ है, वल्नरेबल जो बच्चे बन चुके हैं, दे बिकम द विक्टिम ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग. अब दिस इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड, बट मैं आपको वल्नरेबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूँ. 3 दिन पहले लंदन में हार्ट ऑफ द सिटी में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ऑपरेट करता है लंदन में. उसके अगेंस्ट बहुत पहले से बहुत प्रॉब्लम्स को बहुत लोगों ने कंप्लेंट की था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया था. एक 16 साल के सिख बच्ची को, सिख कम्युनिटी के बच्ची को उन्होंने किडनैप कर लिया था एक आदमी ने, एंड शी वाज रेप्ड बाय 5 पाकिस्तानी men who were from that grooming gang. तो उस बिल्डिंग में रहने वाले एक सरदार जी को उसका थोड़ा सा भनक लगा, तो ही कंप्लेंट इन पुलिस. पुलिस डिड नॉट टेक एक्शन. तो वहां के 200 सिख भाइयों ने मिलकर उसको घेरा करके उसको रेस्क्यू करवाया. जब पता किया गया तो देयर वर इश्यूज कि वो उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि जो वल्नरेबल बच्चे आए या वल्नरेबल बच्चे उनको वो टारगेट करता है, स्पेशली जिनके घर फैमिली ब्रोकन है, जो स्कूल में कम आते हैं, मतलब स्कूल में जिनका एब्सेंटेज ज्यादा है, जो अपने से अलग क्लास, मतलब जो अपना इकोनॉमिक क्लास है उसके अलग क्लास के लोगों को साथ रहना एस्पायर करते हैं. दे टारगेट ऑल दिस एस्पेक्ट्स एंड दे कैप्चर्ड इट. ये ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का लंदन में इशू हुआ, बट द सेम काइंड ऑफ टैक्टिक्स आर फॉलोड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. तो जो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में जहां पे बैठते हैं छोटे बच्चे, उनको ट्रैफिक किया जाता है. नेक्स्ट इज वीक इम्प्लीमेंटेशन. इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट लॉ एग्जिस्ट करता है. इनफैक्ट हर मोस्ट ऑफ द चीजों के अगेंस्ट लॉ एग्जिस्ट करता है, बट उसका एनफोर्समेंट या उसका प्रोसिक्यूशन और उसका कन्विक्शन रेट, दीज आर वेरी लो. लाइक आई सेड कि कन्विक्शन रेट इंडिया में सिर्फ 4.8% है चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस में. नेक्स्ट, फ्रैगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस. पुलिस काम वही कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वही काम कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट्स वही काम कर रहे हैं, और कोर्ट्स भी वही काम कर रहे हैं. 4 अलग डिपार्टमेंट 4 अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं. इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं एग्जिस्ट करना. फिर रिहैबिलिटेशन डेफिसिट. रेस्क्यू तो कर लिया, मतलब रेस्क्यू को प्रायोरिटाइज कर लिया, बट जो लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन है, एजुकेशन है, एंड री इंटीग्रेशन विद इन द सोसाइटी है, ये इनएडिक्वेट है. ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट कोर इश्यूज है इस केस में. इसके अलावा वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू एग्जाम यूजफुल फैक्ट्स, जिससे आपको प्रीलिम्स में भी फायदा हो और मेंस का भी आंसर एनरिच हो जाए. एक जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है ना, यूएनसीआरसी, इसको इंडिया हैज रैटिफाइड, साइंड एंड रैटिफाइड. इंडिया में कुछ एक्ट्स है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ डील करते हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इसके अबोलिशन एक्ट. ये एड्रेसेस द इशू ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग. ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विक्टिम जो बच्चे उनको सेक्स लेबर की तरह या सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए लिया जाता है. कुछ बच्चों को इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये बोलते हुए भी बुरा लगता है. कुछ बच्चों को अंधा कर देते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ भीख मांगने के लिए लेकर जाता है.
अगर आप किसी भी शहर में रहते हो तो आपने अगर आपकी आंखें अगर खुली रहती तो आप नोटिस कर दोगे जो ये जो भीख मंगवाने वाले लोग हैं बच्चों से, उनका पूरा सिंडिकेट काम करता है। किसी दिन आप किसी भिखारी को आप दिन भर ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देखोगे कि सुबह एक गाड़ी आती है उनको छोड़ के जाती है, दिन भर वो भीख मांगते हैं, रात को लेट को वो गाड़ी आती है और उनको लेकर जाती है। ये सिंडिकेट है, ये आपके आंखों के सामने होता है, कुछ नहीं कर पाते हो आप। एनसीआरबी जो डेटा है that has consistently shows that children forming a significant share of the traffic persons with interstate trafficking being the prominent। इंटरस्टेट क्यों? क्योंकि उसी स्टेट में अगर चाइल्ड ट्रैफिक करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर इजी हो जाता है, पुलिस को मैनेज करना, मतलब पुलिस कैन टेक केयर ऑफ द सच केसेस वेरी इजीली। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में अगर ट्रैफिक किया जा रहा है तो 3-4 स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि 1098 एक चाइल्ड लाइन है जो प्राइमरी नेशनल हेल्पलाइन है ना, लेकिन जो कवरेज और फॉलोअप्स है वो बहुत वेरी करता है अक्रॉस द स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कुछ कुछ स्टेट्स में इसमें दिन में एक कॉल भी नहीं आता है। तो 1098 इज दैट चाइल्ड लाइन। प्लीज ट्राई एंड आंसर दिस एमसीक्यू। Why does the article argue that child trafficking persists in India despite an extensive legal framework? A, because India lacks international commitments, because trafficking is confined only to border states, C, because implementation and institutional coordination remains weak, or because economic growth has increased demand for child labor. Please pause the video and try and answer this. The correct answer would be C, because implementation and institutional coordination remains weak. Next article is about crisis in education. ये हिंदू का एडिटोरियल है। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन स्पेशली या हायर एजुकेशन बढ़ा है। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये इम्प्रूव हुआ है। पीपल, स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्दर एरियाज, छोटे छोटे गाँव में एक्सेस मिला है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, स्टूडेंट्स कैन नाउ स्टडी। But making education accessible or available alone is not good enough. आर्टिकल का आर्ग्यूमेंट है, एडिटोरियल का आर्ग्यूमेंट है कि बियॉन्ड एक्सेसिबिलिटी, बियॉन्ड अवेलेबिलिटी एंड बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी, वी नीड टू गो एंड सी what is the quality of that education. Unless we maintain the quality, sheer number, higher number of enrollment, ये नहीं ज्यादा फायदे का होगा। इसको डिस्कस करते हैं आर्टिकल, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और क्विकली पढ़ लेंगे। व्हाट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग इज, जो देयर आर डीपनिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, जहां पर एक्सेस हैज एक्सपांडेड बट लर्निंग आउटकम्स, इक्विटी एंड गवर्नेंस क्वालिटी, all these three continue to deteriorate. The article argues that expanding access without improving the quality, it risks the turning India's demographic advantage into long-term developmental liability. कोर इशू, जो 5 मेन कोर इशू है उनको समझ लेते हैं। एक, इंडिया में when we try and analyze the study outcomes, we see that there is a learning outcome deficit. मतलब जो स्कूल में एडमिशंस होने हैं प्राइमरी लेवल पे, स्कूल एनरोलमेंट दैट हैज इम्प्रूव्ड, लेकिन जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, AACR रिपोर्ट बताता है इसके डिटेल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो बेसिक न्यूमरेसी है, वो आज भी नहीं आता है। मतलब 10th के बच्चों को 7th के मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, या 4 लाइनें सीधे पढ़ने नहीं आते। ऐसा बहुत ड्रास्टिक इंफॉर्मेशन हमें AACR का रिपोर्ट देता है। Second concern is inequality in education.
जो रूरल और अर्बन एरियाज है उसके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, या जो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल है दे हैव ह्यूज गैप्स बिटवीन दिस। और ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो अलग अलग ग्रुप्स है उनमें भी दिखाई देता है। मतलब देयर आर पेरेंट्स जिनके बच्चे आईवी लीग में पढ़ते हैं, जिनकी मतलब सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की फी 5-5, 8-8 लाख रुपए पर एक साल की है, और दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे जो 10th-12th में और साल की फी उनके 500-800 रुपए गवर्नमेंट स्कूल में। ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना डिफरेंट है तो उनका लर्निंग आउटकम भी बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाता है। और ये अर्बन रूरल गरीब अमीर ये सारे सेक्टर को ये दिखाता है कि कितना मेजर गैप है। नेक्स्ट इज टीचर कैपेसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक तो टीचर्स के शॉर्टेजेस है, अनइवन ट्रेनिंग क्वालिटी है, स्टेट बाय स्टेट बहुत डिफरेंस आ जाता है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है जो टीचर्स पे डाला जाता है, इलेक्शन लग गया चलो, सेंसस करना है चलो, इम्यूनाइजेशन पॉलिसी रन करनी चलो, मतलब पढ़ाने के अलावा 100 और काम टीचर्स को दिए जाता है। इट अंडरमाइंस क्लासरूम्स इफेक्टिवनेस। देन देयर इज अ गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। मतलब बहुत सारे रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ पॉलिसी में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गैप आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है दैट सफर्स बिकॉज ऑफ द फेडरल कोऑर्डिनेशन इश्यूज एंड फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स। द लास्ट वन इज डिजिटल डिवाइड। देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड। जो टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस है दे रिस्क वाइडनिंग इनइक्विटी वेयर कनेक्टिविटी एंड डिवाइसेस आर अनइवन। आज भी आप जाओगे, अगर आपके पहचान में अगर वेस्टर्न इंडिया में कोई लोग है तो आप देखोगे कि फार्मर्स जो है वो रात को पानी भरने जाते हैं खेत में। क्यों? क्योंकि दिन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, रात को 6 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है तब जाके वो पानी भरते हैं। तो जिस गांव में खेती के पानी भरने के लिए दिन में 6 घंटे के लिए रात को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, उस गांव के बच्चे कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से एजुकेशन लेंगे? डिजिटल डिवाइड तो और वाइड होगा ना। एनीवेज दीज आर सम एग्जाम्स यूजफुल फैक्ट्स, ये आप इससे पढ़ सकते हो पीडीएफ से। मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि आज भी हमारा जीडीपी में एजुकेशन सेक्टर का जो शेयर है दैट इज जस्ट 3 to 4% ऑफ जीडीपी। और बहुत सालों पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा जो है वो 6% के आसपास होना चाहिए, आज भी वो 3, 3.5, 4% पे ही अटका हुआ है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी एनईपी 2020, it emphasizes on the foundational learning, टीचर ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया पॉलिसी। लेकिन रोल आउट जो किया गया उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो हर स्टेट में अलग अलग है। किसी भी स्टेट में, दो स्टेट में आपको ये सिमिलर नहीं दिखाई देता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड आंसर दिस एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, what is the central challenge facing India's educational system? Is it lack of school infrastructure, overemphasis on higher education, poor learning outcome despite improved access, or excessive centralization of education policy? Correct answer is C. Poor education, poor learning outcomes despite improved access. Let's jump on to the next article. Tariffs, coercion and the Greenland Gambit. ग्रीनलैंड आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड सिट नेक्स्ट टू कनाडा, मतलब कनाडा और यूरोप उनके बीच में है ग्रीनलैंड, पूरा आइस से भरा हुआ है वो। उस ग्रीनलैंड में लगभग 90% सिर्फ बर्फ है। पूरा ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन अराउंड 50,000 से 50,000 60,000 लोगों का है। एंड ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की टेरिटरी, और डेनमार्क जो है वो नाटो का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अब ट्रम्प चाचा को पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो गया है जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने अगवा किया, तब से वो पीछे पड़े कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे या मेरी आर्मी भेज देंगे और ग्रीनलैंड को यूएसए का हिस्सा बना देंगे। तो इसके
टैक्टिकल एस्पेक्ट में उन्होंने ये भी ऑफर किया कि हम $100,000 हर एक को दे देंगे जो ग्रीनलैंड से यूएसए में आएगा, यूएसए का सिटीजनशिप दे देंगे। इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इससे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई अगर कल उठ के कोई बड़ा देश ऐसा करने लग जाए कि हम छोटे देश को कॉन्कर कर लेंगे, तो उसको खरीद लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, तो फिर सॉवरनिटी का, रूल ऑफ लॉ का, नेशनल इंटरेस्ट, उस कंट्री के प्रोटेक्शन का, या जो पैन नेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे WTO हुआ या UN हुआ, उसका क्या मतलब बनेगा? कोई मतलब ही नहीं बचता है। स्पेशली आज का ये जो टॉपिक आया है वो इस कंटेक्स्ट में कि ये सब धमकी देने के बाद में ट्रम्प चाचा ने टैरिफ लगा दिया है ग्रीनलैंड के ऊपर। उस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये यूएस का जो थ्रेट है ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोएर्सिव linked to Greenland, warning that such actions actually undermine the international law। इसको समझाने के लिए इसे पंडित की जरूरत नहीं है। It will strain ट्रांस-अटलांटिक रिलेशन, दैट मीन्स नाटो जैसे रिलेशन जो है उसके ऊपर स्ट्रेन जनरेट करेगा। एंड इट सिग्नल्स अ रिवाइवल ऑफ पावर पॉलिटिक्स ओवर रूल्स बेस्ड ऑर्डर, मतलब माइट इज ऑलवेज राइट तरीके का, बिगेस्ट शार्क इन द ओशन वाला प्रिंसिपल आ जाएगा। इस आर्टिकल का एक सिंगल लाइन की टेक अवे ये है कि यूजिंग टैरिफ्स एंड कोएर्शन टू परस्यू जियोपॉलिटिकल एम्स, इट एक्चुअली वीकन्स द alliances and corrodes the current rule based international order। ये अगर आपको एक लाइन में पॉइंट, अगर इससे एक मैसेज लेकर जाना है तो वो ये है। 5 इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि यूएस है इन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स हैज बीन वेपनाइजिंग द ट्रेड। टैरिफ लगा दिया, दैट ये जो टैरिफ है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल कोएर्शन, पॉलिटिकल प्रेशर करने के लिए, अपनी इच्छा कंप्लीट करने के लिए, अपनी बातें बनवाने के लिए टैरिफ को एज अ वो टूल की तरह यूज कर रहा है, वेपन की तरह यूज कर रहा है यूएस है। दूसरा, इंटरनेशनल रूल्स जो है, इंटरनेशनल नॉर्म्स जो उसका वायलेशन कर रहा है यूएस है। अगर ऐसे कोएर्सिव टैक्टिक्स जो होते हैं, दे चैलेंज द प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेनिटी, दे चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कल उठ के कोई भी बड़ा देश दूसरे देश का कैप्चर करने लग जाएगा। थर्ड, जो अलायंसेस है यूएस के उसके ऊपर स्ट्रेन जनरेट कर रहा है। ये जो यूएस का जो प्रेशर ऑन ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क है, इट रिस्क वीकनिंग ऑफ EU US ट्रस्ट एंड कोहेजन। यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए का या फिर नाटो का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उसमें ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट कर देगा ये। एक्सक्यूज मी। ऑल्सो इट सेट्स द प्रेसिडेंट ना, अगर यूएसए की इस एक्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। कोई भी बड़ा, फिर आपके पास वजह क्या बचती है रशिया के अगेंस्ट फाइट करने की? रशिया भी तो वही कर रहा है जो यूएसए ने किया। इनफैक्ट रशिया के रीजन तो बहुत वैलिड है। फिफ्थ, इरोजन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, इट अंडरमाइंस के WTO नॉर्म्स, WTO के स्पेसिफिक नॉर्म्स है, कुछ गलती होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके कुछ मैकेनिज्म्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो फॉलो आपको करना है। बियॉन्ड WTO आप जाके यूनिलैटरली अगर टैरिफ लगाते हो तो मल्टीलैटरल जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसकी तो इज्जत ही नहीं करी ना आपने। सो इट अंडरमाइंस द मल्टीलैटरलिज्म, ऑथोरिटी ऑफ इट। कुछ फैक्ट्स है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ग्रीनलैंड जो है वो ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन किंगडम ऑफ डेनमार्क। जो WTO है, its framework discourages unilateral tariff coercion outside of the agreed dispute mechanism। Fourth, European Union जो है, it has repeatedly emphasized territorial integrity and consent as non-negotiable principle। ये EU का बहुत important principle है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंसेंट, ये नॉन निगोशिएबल, इसके बारे में चर्चा ही नहीं होगी कि ये होने ही है। Please pause the video, try and solve this MCQ। Why does the article view tariff threats linked to Greenland as problematic for the global order? A, because Greenland lacks economic significance.
B, because such action bypass multilateral trade and legal norms. C, because tariffs are ineffective economic tools. Or D, because Denmark has no control over Greenland. The correct answer would be B, because such actions bypass multilateral trade and legal norms. Final article. Prime Minister Narendra Modi ji was visiting Assam and he unveiled almost 7,000 crore elevated corridor project in Kaziranga. This corridor project is passing through Kaziranga National Park, and the whole Kaziranga landscape, projecting it as a solution to traffic congestion while raising the concerns about ecological sensitivity and wildlife conservation. आप अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा होगा आपने तो आपको पता है कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इज वन ऑफ द टॉप 2 रीजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ डिक्लाइनिंग. कोई भी वाइल्ड लाइफ एरिया से आप ट्रेल रेन का ट्रैक डाल देते हो, रोड क्रॉस कर लेते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा कर देते हो, तो दैट फ्रैगमेंट्स द लार्जर वाइल्ड लाइफ एरिया इनटू सेगमेंट्स और उसके बीच में मूवेबिलिटी जो होती है, कनेक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. And that becomes one of the huge causes of isolation of the wildlife as well as declining in the number of in diversity. जीन पूल भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो इसके लिए the solution is to have a connecting pathways. अब ये जो elevated corridor project है, it aims to deliver exactly that. अगर एक लाइन में आपको की टेक अवे लेकर जाना है तो दैट वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल लैंडस्केप दे मस्ट बी जज्ड नॉट बाय द इंजीनियरिंग प्रोग्रेस बट बाय इट्स लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल आउटकम. इसमें 5 जो कोर इश्यूज है वो देखते हैं. एक, हर बार आप व्हेनेवर यू विल सी द डेवलपमेंट वाला कंसर्न इन एनवायरमेंटल एरियाज, यू विल सी कि देयर इज ऑलवेज a development versus conservation trade off. कहीं पे भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन होता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में, इट रिस्क लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज डिस्पाइट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स. सेकंड इज इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स. काजीरंगा लाइज विद इन द क्रिटिकल एनिमल मूवमेंट. वहां पे कोई भी अगर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कैन फ्रैगमेंट द हैबिटेट एंड डिस्टर्ब द माइग्रेटरी रूट. उसमें एलिफेंट्स, टाइगर, राइनोस, वाइल्ड बफेलो, बिग 5 जिन्हें कहा जाता है, वो सारे काजीरंगा में मिलता है. काजीरंगा इज ह्यूज लैंडस्केप. कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट उसमें से जाएगा तो दैट इज गोइंग टू फ्रैगमेंट द होल काजीरंगा लैंडस्केप. नेक्स्ट इशू इज इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन मेजर्स. ये भी आपको समझना होगा. अगर आपने एलिवेटेड कॉरिडोर्स भी बना दिया, दे आर प्रेजेंटेड एज अ वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली, है ना, अभी के लिए तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली लग रहे हैं, लेकिन उनका सक्सेस जो है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द डिजाइन ऑफ दैट कॉरिडोर, एनफोर्समेंट कैसा होगा एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग कितना कर लेंगे. नेक्स्ट इशू इज अबाउट गवर्नेंस एंड क्लियरेंसेस. There will be questions over the environmental impact assessment of the project, then cumulative impact analysis and transparency in project approvals. इसमें बहुत मेजर क्वेश्चंस रेज होंगे बाद में. The last one is local livelihoods and tourism. जो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, दिस में बूस्ट टूरिज्म, बट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन अगर होगा तो दैट कुड अंडरमाइन द वेरी बेसिस ऑफ काजीरंगाज इकोनॉमी. जिसके लिए काजीरंगा फेमस है उसी को ही धीरे धीरे गायब कर देगा. कुछ की फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए भी काम में आएंगे. काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट्स ऑल्सो नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन.
ये जो रीजन है, इट ऑलरेडी फेसेस हाई वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी ड्यू टू रोड एंड रेल ट्रैफिक, स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड्स। जो इंडियन एनवायरमेंटल लॉज है दैट मैंडेट EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर किया जाता है, एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस फॉर प्रोजेक्ट इन protected landscapes. So all this have some significance. Please pause the video and try and attempt this MCQ. Why are infrastructure projects in areas like Kaziranga particularly sensitive from an environmental governance perspective? A, because tourism should be restricted in protected areas. B, because such areas lack economic potential. C, because linear infrastructure can fragment habitats and disrupt wildlife movement. Or D, because all development activities are legally prohibited. The correct answer would be C. Thank you very much for joining in. ये एसएमएस ट्रांसक्रिप्ट में वन स्टॉप सॉल्यूशन वाले जो हमारे स्मार्ट बुक्स है, अब वो एसएमएस में भी अवेलेबल है. यू कैन गेट एक्सेस टू दिस बुक्स बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन हियर. ठीक है, थैंक यू सो मच. सी यू एट 5:30 PM. आज प्रीफिट का मॉडर्न इंडिया का सेशन है. सी यू एट 5:30 PM. थैंक यू.